चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में प्रस्तुत है विश्व आर्थिक मंच 2026 में भारत की आर्थिक प्रगति की गूंज पर परिचर्चा। भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव। जब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक ही मंच पर बैठकर भविष्य की दिशा तय करती हैं, जब नीति, पूंजी, तकनीक और सोच एक साथ संवाद करती है, तो वो मंच कहलाता है विश्व आर्थिक मंच। और जब इस मंच पर भारत की बात होती है, तो वो केवल आंकड़ों की नहीं, आत्मविश्वास, नेतृत्व और संभावनाओं की बात होती है। आकाशवाणी के विशेष कार्यक्रम चर्चा का विषय है में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे विश्व आर्थिक मंच 2026 में भारत की आर्थिक प्रगति की गूंज पर। एक ऐसा भारत जो कभी उभरती अर्थव्यवस्था कहा जाता था, आज वैश्विक फैसलों की धुरी बनता जा रहा है। इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ दो विशेष मेहमान हैं, शरद कोहली आर्थिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। शरद जी, सबसे पहले आपसे हम शुरू करना चाहेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व आर्थिक मंच क्या है और वैश्विक अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ दावोस की भी क्या भूमिका रही है। देखिए, पहले तो ये जानना होगा कि ये एक निजी संस्था की तरह चलता है और स्विट्जरलैंड में बहुत ही खूबसूरत जगह है दावोस, जहां पर ये होता है और सर्दियों में होता है, खूब बर्फ होती है वहां पर और बहुत साल से ये चल रहा है। दुनिया भर के सीईओज, राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्टेट्स के अध्यक्ष, बहुत लोग आते हैं वहां पर। थिंक टैंक आता है वहां पर, अर्थशास्त्री जाते हैं, अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ जाते हैं और मंच सजता है, अलग अलग चर्चाएं होती हैं। विश्व की आर्थिक प्रगति एक मुख्य मुद्दा होता है, उसके अंतर्गत कई और मुद्दे होते हैं। उसमें चाहे आप स्टार्टअप्स को ले लीजिए, चाहे क्लाइमेट से रिलेटेड इंडस्ट्री को ले लीजिए, बहुत सारी चर्चाएं की जाती हैं। कुल मिला के हम देखें तो विश्व की आर्थिक प्रगति या विश्व के कुछ हिस्सों की आर्थिक प्रगति, कई दफे ऐसे भी होता है जैसे हमने कई दफे अफ्रीका को लिया, हमने यूरोप को लिया, हमने साउथ ईस्ट एशिया को लिया या ग्लोबल साउथ की बात करी और एक मॉडल की तरह कुछ अर्थव्यवस्थाओं को पेश किया जाता है, जिससे बाकी के लोग, अब जब इतने सारे लोग एक जगह जाते हैं तो लाजमी बात है सब लोग तो बोलने नहीं जाते, बहुत सारे लोग सीखने भी जाते हैं, देखने भी जाते हैं। तो मुझे लगता है जब इतने सारे बुद्धिजीवी एक जगह इकट्ठे होते हैं और इतनी सारी पूंजीपति एक जगह जब इकट्ठे होते हैं, तो आदान प्रदान होता है विचारों का, आदान प्रदान होता है क्या क्या नीतियां एक ने अपने ऊपर लागू कर रखी, अपने देश पर, अपनी कंपनी पर। और अकेला ऐसा दुनिया का मंच है जहां पर राजनीति और पूंजी एक साथ आती है। जी हाँ, विश्व आर्थिक मंच सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, ये दुनिया के आर्थिक भविष्य की विचारशाला भी है। यहाँ राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, जैसा आप बता रहे हैं, उद्योगपति संवाद करते हैं, विशेषज्ञ समाधान खोजते हैं और मीडिया दुनिया को दिशा दिखाता है। यही वो मंच है जहां से वैश्विक अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोली जाती है। हम भारत की बात करते हैं तो ये मंच भारत के नजरिए से इस वर्ष कितना फायदेमंद हो सकता है। 100 से भी ज्यादा कंपनियों के सीईओ वहां गए हुए हैं, हमारे सूचना और प्रसारण मंत्री तो हैं ही, 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी वहां गए हुए हैं। भारत की क्या संभावना देखते हैं। देखिए, भारत को वहां पर दो प्रकार से लाभ मिलता मैं देखता हूं। पहला, 100 से ज्यादा कंपनियों के, जैसे आपने कहा कि सीईओज हैं, तो यहां पर जब उद्योगपति, पूंजीपति सीईओज आते हैं, जिनको हम आजकल सीईओज कहते हैं, तो वो यहां पर निवेश के अवसर भी ढूंढते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि राजनीति और उद्योग ये ऐसा मंच है जहां एक जगह आके मंथन किया जाता है, विशेषज्ञ उनको समाधान देते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो इसमें जब भारत से यहां से हमारा रिप्रेजेंटेशन जाता है तो वहां पर भारत की जो आर्थिक प्रगति है उसको शोकेस किया जाता है, उसको बताया जाता है। और बल्कि मैं अगर इसको दूसरे पहलू से लूं कि दुनिया भर के पूंजीपति और देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दुनिया भर के जो बुद्धिजीवी हैं आर्थिक जगत के, वो ये इस बार मुझे लगता है उत्सुक होंगे जानने के कि जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मात्र 2.5% एनुअल की दर से बढ़ रही है, तो भारत ने ऐसा क्या किया है, भारत ने ऐसा कौन सा जादू किया है, भारत ने ऐसी कौन सी नीतियां लागू करी हैं, भारत में ऐसे कौन से रिफॉर्म हुए हैं। अब रिफॉर्म कौन से हुए शायद उनको जानकारी हो, पर उनको किस प्रकार से लागू किया गया कि इतना बड़ा देश जिसकी 140-45 करोड़ की आबादी हो और जिसको एक समय में सपेरों का देश कह के और दरकिनार कर दिया जाता था, आज वो दुनिया का ग्रोथ इंजन बन चुका है। कैसे भारत को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी बड़ी संस्थाओं ने आज दुनिया का ग्रोथ इंजन कहा है, कैसे दुनिया के बड़े बड़े देश जो अपने आप को विकसित कहते हैं वो आज भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करने को तैयार हैं। भारत की ओर दुनिया देख रही है। ये सारा परिवर्तन कैसे आया? तो मुझे लगता है
इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये इस बार जरूर चर्चा का विषय रहेगा, क्योंकि भारत की 7.5% की ग्रोथ पिछले क्वार्टर में तो हम 8.2% की रफ्तार से बढ़ रहे थे, और अभी आपको याद होगा IMF ने भारत की ग्रोथ की दर को रिवाइज कर 7.3% किया है। तो अगर हम इसको आंकड़ों की दृष्टि से ही खाली देखें तो कहां विश्व की आर्थिक ग्रोथ 2.5% की और भारत की लगभग उससे 3 गुनी ग्रोथ। तो मुझे लग रहा है इस बार इस फोरम पर, इस मंच पर भारत एक चमकता सितारा होगा। मैं अगर ऐसा कहूं कि भारत एक केस स्टडी होगा, क्योंकि दुनिया भर के आर्थिक विशेषज्ञ और राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूंजीपति खासकर, हम ये ना भूलें कि अगर किसी देश की GDP स्लो हो जाती है, जैसा कि मैं देख रहा हूं बहुत सारे विकसित देशों की, तो वहां का जो उद्योग है, वहां का जो व्यवसाय है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। आखिर GDP गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करके ही बनती है, ये हम ना भूलें। तो अगर वहां पर बहुत सारी कंपनीज चलती हैं तो लाजमी बात है उनके बॉटम लाइंस, उनके टॉप लाइंस भी स्लो डाउन हो जाते हैं। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं बल्कि वो पूंजीपति और उद्योगपति भी जानना चाहते हैं कि कैसे इस देश ने इतनी तरक्की करी और हम उस रफ्तार से क्यों नहीं बढ़ पा रहे, ऐसा कौन सी नीति लाई गई। मुझे लगता है ये एक चर्चा का विषय रहेगा। और हमारा जो यहां से डेलीगेशन गया है इस बार बहुत ही व्यस्त रहने वाला है, क्योंकि वो लोगों को नहीं ढूंढ रहे होंगे, यहां पर लोग उनको ढूंढ रहे होंगे, भले वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या वो पूंजीपति हों या आर्थिक विश्लेषक हो, क्योंकि दुनिया भर में ये समाधान इस समय चिंतन चल रहा है कि ये जो बदला सा संसार नजर आता है, जो दुनिया का पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया है। कुछ देश अपने बारे में व्यक्तिगत रूप से सोच रहे हैं, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो, चाहे जियो इकोनॉमिक्स हो, टैरिफ है, बहुत सारी ऐसी चीजें दुनिया भर में चल रही है। ऐसा लगता है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है। अच्छा, एक और चीज जो देखने को मिल रही है, जो मुझे लग रहा है इस बार इस मंच पर चर्चा का विषय रहेगा, हालांकि इसको भारत से थोड़ा हम अलग करके देख रहे हैं, कि ये जो नई इक्वेशन बन रही है, इस इक्वेशन में क्या हर देश का अपना अपना दायित्व रहने वाला है? क्या ये इक्वेशन बदलेंगी कि आपस में ये जो समीकरण जिसको हम कहते हैं, ये बदलते हुए समीकरण इस बार मुझे लगता है इस मंच पर बहुत बड़ा चर्चा का विषय रहने वाला है। और भारत का ऐसे बदलते समीकरण में बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत के साथ FTA, अभी हम इस महीने के अंत की बात करें तो 27 जनवरी के आसपास भारत एक बहुत बड़ा FTA करने की ओर बढ़ रहा है, जिसको हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं। करीब 186 से 188 बिलियन डॉलर का बायलैटरल ट्रेड। अगर हम रीजन की बात करें, किसी देश की बात ना करें, तो ये चाइना और अमेरिका से जो हमारा द्विपक्षीय व्यापार होता है उससे भी बड़ा है। हालांकि यूरोपियन यूनियन में 27 देश आते हैं, छोटे बड़े मिला के, पर हम एक रीजन की बात करते हैं, हम एक यूनिट के साथ ये करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा, और इसको हमारे यहाँ भी यही कहा गया और EU की प्रेसिडेंट ने भी यही बोला कि ये मदर ऑफ ऑल डील्स होगी, ये सारे डील से सबसे बड़ी डील होगी। तो भारत का मुझे लग रहा है कि ऐसे में भारत का वहां जाना, यूरोप में जाके, उसमें यूरोप के बहुत सारे प्रतिनिधि होते हैं, मुझे जाने का अवसर मिला है उसमें बहुत साल पहले, तो मुझे ये भारत का वहां पार्टिसिपेशन इस बार बहुत विशेष नजर आता है। और भारत अपनी ओर ध्यान जितना इस दफे खींचेगा, शायद पिछले चंद सालों में उतना ना खींचा। जी हाँ, आप जिस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, अगर उस बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका आधारित विश्व की जो अर्थव्यवस्था रही है, जो दबदबा रहा है, वो टूटन की स्थिति में है। क्या देखते हैं वहां पे भारत की संभावनाएं बढ़ रही हैं? क्योंकि अमेरिका से जिन देशों का कह सकते हैं मोह भंग हो रहा है, उनकी नीतियों की वजह से या दूसरे कारणों से, वो इस विश्व आर्थिक मंच पर भारत की तरफ हाथ बढ़ाते नजर आ सकते हैं। अब मुझे लगता है बिल्कुल ये जो समीकरण बदलने की मैं बात कर रहा था, अमेरिका ने जिस प्रकार, अमेरिका का दबदबा था, अमेरिका का रुतबा था, और जिस प्रकार से अमेरिका पे बहुत सारे देश निर्भर थे, उसमें अब बदलाव देखने को मिल रहा है। और यूरोप, तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका का बहुत ही क्लोज मित्र हुआ करता था, बहुत ही नजदीकी दोस्त जिसको हम कहते हैं, आज उस दोस्ती में कहीं मुझे दरार पड़ती दिखाई दे रही है, जिसका आपने रप्चर किया, आपने जिक्र किया। और ये रप्चर चाहे भू राजनीतिक कारणों से हो या भू आर्थिक कारणों से हो, जो भी कारण रहे, और इसकी वजह से हमने देखा कि अब एक गाजा पीस बोर्ड बनाया गया, जिसमें फ्रांस ने जब मना किया तो अमेरिका की तरफ से आया कि हम 200% टैरिफ लगा देंगे। ग्रीनलैंड को जब सपोर्ट किया कुछ नेशंस ने, उसको खड़े होके यूरोप के, तो 10% टैरिफ की बात की गई। तो मुझे लग रहा है जो टैरिफ की सारी बात चल रही है, ये भारत के लिए, जहां एक तरफ हमें अमेरिका से हुआ व्यापार हमारा प्रभावित हुआ है, परंतु उस व्यापार को हमने बहुत जल्द अपनी जगह बनाई है। 40 नए देशों के साथ हमने एक्सप्लोर किया, और हमारे जो निर्यातक थे, एक्सपोर्टर्स जिनको हम कहते हैं, उन्होंने नई मार्केट्स ढूंढी। और ये जो मंच है, ये मुझे लग रहा है उस ध्येय में और आगे, क्योंकि बहुत सारे इसमें भारत से भी उद्योगपति जाते हैं, तो मुझे लग रहा है नई मार्केट्स ढूंढने में ये मदद करेगा, भारत में निवेश लाने में मदद करेगा। और भारत की जो आज आर्थिक सुपर पावर भारत को बनता हुआ लोग देख रहे हैं,
और भारत को ग्रोथ इंजन कहा जा रहा है दुनिया का, कि भारत आज दुनिया के विकास का इंजन है, वो मुझे लग रहा है यहाँ पर हाईलाइट होने वाला है। और ये जो आपने जो जिक्र किया कि अमेरिका का जिस प्रकार से, मुझे लगता है कि हम इसको बदलते समीकरण कहें। अगर कुछ दशक ऐसे रहे जहां चाइना का बहुत रुतबा रहा, कुछ दशक रहे जहां अमेरिका का रहा, मुझे लग रहा है आने वाला दशक जो है ये भारत का है। और ये एक सिक्लिकल है, ये साइकिल की तरह, पहिए की तरह घूमता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। अब बारी आ गई है भारत की, पर कुल मिला के इसमें भारत को लाभ मिलने वाला है। कुछ समय के लिए हमें एक झटका जरूर लगा था, अभी मैं कुछ महीने पहले की बात कर रहा हूं जब हमारे ऊपर टैरिफ लगा था, पर ये हमारे लिए, मैं समझता हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आपदा में अवसर, तो मैं इसमें बहुत बड़ा अवसर देख रहा हूं। और मुझे वो अवसर खाली देख नहीं रहा हूं, मुझे वो अवसर आता हुआ, दरवाजा खटखटाता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें करना है सिर्फ कि हमें दरवाजे को खोलना है, और आप देखेंगे कि भारत की तस्वीर यहां से कुछ और निकल के आएगी। और मैं एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, मुझे, क्योंकि जो इस समय वैश्विक आर्थिक हालात बन रहे हैं, तो ये जो 2.5% की विश्व ग्रोथ है, सोना चांदी का बेइंतहा बढ़ जाना है, यूएस की ट्रेजरी में लगातार बिकवाली दिखाई दे रही है, ये कहीं कहीं जब हम इसको अर्थशास्त्र में इसका विश्लेषण करते हैं तो ये कहीं एक मंदी की आहट सुनाई देती है। और मुझे लग रहा है ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार चर्चा का विषय किसी न किसी प्रकार से रहेगा। तो ऐसे में भारत का 7.5% से ग्रो करना बहुत ही उल्लेखनीय रहेगा इस मंच पर। और इसीलिए मैं आपको कहा कि भारतीय जितने भी डेलीगेशन है वह जहां जहां जाएंगे, उनकी तरफ उनकी ऐसे नजर रहेगी जैसे कोई एक चमकते हुए स्तंभ जा रहा है, वो अपनी जगह से हिल रहा है, और उस स्तंभ की तरफ लोगों की आंखें, जहां जहां वो जाता है वो स्तंभ दौड़ता है। तो भारतीय डेलीगेशन बहुत व्यस्त रहने वाला है, ये मैं आपको यकीनी तौर पर कह सकता हूं। जी हां, आज वैश्विक निवेशक भारत को अवसर के देश के रूप में देख रहे हैं। नीतिगत स्थिरता, लोकतांत्रिक ढांचा, युवा आबादी और तकनीकी क्षमता, ये सभी मिलकर भारत को विश्व मंच पर एक विश्वसनीय साझेदार बना रहे हैं। अब भारत की बात सुनी ही नहीं जाती, मानी भी जाती है। अदिति जी, बतौर वरिष्ठ पत्रकार, विश्व आर्थिक मंच 2026 में भारत की संभावनाएं टटोलने की बात करें, और दुनिया इस बदलते दौर में जिस तरीके से उम्मीद भरी नजरों से भारत को देख रही हैं, कितनी संभावनाएं आप देखती हैं जब ग्लोबल साउथ में हम लीड करने की सोच रहे हैं? देखिए, ऑलरेडी जितने भी ग्लोबल प्रोजेक्शंस हैं, जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, आईएमएफ हो या और रेटिंग एजेंसीज हो, उन्होंने भारत का जो फोरकास्ट है वो बहुत हाई रखा है। और हम सबको याद है कि हमने 8.2% जीडीपी ग्रोथ भी हिट किया था फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के Q2 में। डिस्पाइट ये कि डोनाल्ड ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं उनका प्रेशर पूरे साल बना रहा। 2025 बहुत ही, अगर आप वैश्विक तरीके से देखें तो बहुत ही एक स्ट्रेसफुल ईयर था बहुत सारी विश्व की इकोनॉमीज के लिए, लेकिन भारत ने उस दौर में भी बहुत रेजिलियंस दिखाई है। भारत के देखिए ब्रॉड पैरामीटर्स क्या हैं जो वैश्विक स्तर पर भारत को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाए हुए हैं। सबसे पहले तो एक बहुत ही सस्टेन्ड ग्रोथ पैटर्न है भारत का, मतलब जीडीपी ग्रोथ एक सही तौर पे चल रही है। आज भी मैं सुन रही थी अश्विनी वैष्णव जी ने जो वहां डावोस में कहा है, उन्होंने कहा है कि आने वाले 3 साल में अगर जो आप एस्टिमेशंस को देखेंगे तो रियल जीडीपी ग्रोथ 6 से 8% रहने वाली है, नॉमिनल ग्रोथ 10 से 13% रहने वाली है, जो इन्फ्लेशन है वो मॉडरेट रहने वाली है 2 से 4% के बीच में। उसके साथ साथ हमारा जो कैपेक्स का पुश चल रहा है पूरे देश में, इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना जोर है। 11 लाख करोड़ का बजट पिछले साल था जिसमें से बहुत हद तक एक्सपेंडिचर हो चुका है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आए हैं, रेलवेज में एक्सपेंशन चल रही है, तो इकोनॉमी बूम कर रही है, हर लेवल पर इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। अगर आप भारतीय रेल खाली देखेंगे और भारतीय एविएशन इंडस्ट्री को उठा के देखेंगे तो बहुत सारा कुछ तो अब इंडिजिनसली हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो ये सब देखकर जो वैश्विक इन्वेस्टर्स हैं उनको एक बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, और भारत ना सिर्फ सप्लाई चेन नेशन के तौर पे बल्कि एक वैल्यू चेन नेशन के तौर पे उभर के आ रहा है, क्योंकि हम एंड टू एंड प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं। खाली ये नहीं कि सप्लाई कर दिया, उसका डिजाइन भी बन रहा है और क्वालिटी पे बहुत जोर अब हो रहा है। जी हाँ, और ये इस विश्व आर्थिक मंच 2026 की बात करें तो किन मायनों में खास होने वाला है? चूंकि चर्चाएं कि वैश्विक निवेश की नई संभावनाएं, जैसा शरद जी बता रहे थे, रणनीतिक साझेदारियों के अवसर मिलेंगे, तकनीक और नवाचार में सहयोग होगा, भारत की प्राथमिकताओं को वैश्विक एजेंडे में शामिल कराने का भी ये अवसर है। तो ये कह सकते हैं जो 6 राज्यों के मुख्यमंत्री गए हैं, कहां लगता है आपको कि किन राज्यों में ज्यादा संभावनाएं प्रबल आपको नजर आ रही है? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं और हमने देखा है चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं, हम देख ही रहे हैं, साइडलाइंस पे भी मिल रहे हैं, और हमारे केंद्रीय मंत्रियों की बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई हैं। कल आईबीएम के साथ मीटिंग हुई,
मुझे जहां सबसे ज्यादा निवेश का कैपेसिटी इंडिया में एब्जॉर्प्शन की लगती है, वो लगती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में। और यही वजह मुझे लगती है कि एक बहुत बड़ा पैनल डिस्कशन आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चल रहा है डेवोस में, और भारत को उस सेक्टर में एक बहुत इमर्जिंग इकोनॉमी के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि क्या है, भारत में जो एआई का मॉडल विकसित कर रहे हैं, वो जिसको कहते हैं कि छोटे जो पैरामीटर मॉडल्स हैं उस पर हम अपना एआई का मॉडल स्थापित कर रहे हैं, बजाय इसके कि बड़े बड़े हम जीपीयूज और मॉडल्स क्रिएट करें जो मेंटेन करने में भी मुश्किल होती है और जिसका कॉस्ट भी बहुत हाई होता है। हमारे मॉडल्स क्या हैं, छोटे छोटे मॉडल्स का एक बुके है। तो उन मॉडल्स से हम वही सर्विसेज जो विश्व में बहुत हाई कॉस्ट पर दी जा रही हैं, वही सर्विसेज हम अपने देश में, जैसे 50 बिलियन पैरामीटर मॉडल है, 20 बिलियन 30 बिलियन पैरामीटर मॉडल है जो हम डेवलप कर रहे हैं, हम वही जो सर्विसेज हैं 1/3 कॉस्ट पर ऑफर कर सकते हैं। आने वाले टाइम पे देखिए, सारे देश ये देखने वाले हैं कि कौन सा देश रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हाईएस्ट देता है। अगर कोई इन्वेस्टर इंडिया में आएगा तो रिटर्न उसकी बाकी कंट्रीज के मुकाबले में ज्यादा होने वाली है, क्योंकि हम बड़े सस्टेनेबल और बहुत कॉम्पिटिटिव मॉडल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि आप ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स की ही बात कर लीजिए, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्पाइन माना जाता है, जो बेसिस है पूरे मॉडल का। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में करीब 38,000 जीपीयूज को विकसित कर रहे हैं हम। जबकि बाहर की कंट्रीज को अगर देखेंगे तो मॉडल ये है कि जो बिग टेक है, गूगल है, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट हैं, वो इन जीपीयूज को ओन करते हैं। इंडिया में क्या है, सरकार ने 38,000 जीपीयूज को सेटअप करने का टारगेट रखा है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। सरकार इनको सब्सिडाइज करेगी और एक डेमोक्रेटाइजेशन होगी डेटा की। मतलब ये कॉमन कंप्यूटिंग फैसिलिटी के माध्यम से ये सबको अवेलेबल होंगे। आप इसका लाभ उठा सकते हैं अगर आपने रिसर्च करनी है, कोई स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकता है। यही मॉडल्स बाहर के देशों में बहुत एक्सपेंसिव है, क्योंकि बिग टेक का कंट्रोल है जीपीयूज पे। जी, हम चर्चा कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। आइए सुन लेते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कहा है। The biggest constraint is availability of GPUs. To solve that constraint, we decided to have a public-private partnership. We empaneled 38,000 GPUs, which are a common compute facility available to the entire population. Second, having a set of free bouquet of models, which basically meet most of your needs. Third, making sure that people understand this technology, learn this new technology. Already we are going through a program for 10 million people to be trained on AI skills. Four, making sure that the IT industry, which is a very significant industry in our country, pivots in a very systematic way towards providing services to Indian companies as well as to the global companies, using AI as a very effective enabler of efficiency, a multiplier of productivity in any operation that they do. ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां भारत अंतर्राष्ट्रीय समझौते इस विश्व आर्थिक मंच पर कर सकता है। ये समझौते सिर्फ निवेश नहीं लाएंगे, बल्कि तकनीक, रोजगार और भविष्य की तैयारियां भी साथ लाएंगे। शरद जी, दो छोटे छोटे सवाल। पहला सवाल कि दुनिया में और भारत में भी एक ऐसी सोच है कि दुनिया के बाकी देशों में एआई बहुत ज्यादा डेवलप हो चुका है और हम अभी लर्निंग फेज में। पहला। दूसरा, जब अश्विनी वैष्णव साहब ये कहते हैं कि अगले 3 साल में भारत एआई कैपिटल बन सकता है, इससे आम आदमी के जीवन में कितना लाभ होता देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसके 2 पहलू देखता हूं। एक तो है जो लर्निंग पॉपुलेशन है, जहां पर अभी हमारे मंत्री साहब बोल रहे थे कि हम 10 मिलियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में स्किल सेंटर्स या उसको ट्रेनिंग करने की बताएंगे। दूसरा है हमारे जो सेंटर्स हैं, इसमें बैंगलोर है, हैदराबाद है, गुड़गांव है और अब टियर 2 की और भी सिटीज हैं। यहां पर आपको ऑलरेडी ट्रेन्ड मैन पावर एआई में दिखाई देती है। और हमारी जो आईटी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी, जो अमेरिका और यूरोप में जाके सर्विसेज देती हैं, ज्यादातर तो अमेरिका में देती हैं, उनका आज बहुत बड़ा हमारे एक्सपोर्ट में योगदान है, आपको पता होगा आईटी सर्विसेज का। उसमें भी 2 कैटेगरीज हैं, एक जो बीपीओ सर्विसेज देती हैं और एक जो अब एआई में आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है एआई हमारे जीवन में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं तेजी से आ रहा है। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। यही जब आपने अभी अश्विनी वैष्णव साहब ने बोला, उनका तथ्य यही था कि हम अगले 2 से 3 साल में हमें ये स्किल सेट तैयार करना पड़ेगा। तो आपने जो सवाल पूछा कि हम लर्निंग स्टेज में हैं और बाकी देशों में, तो ऐसा सब देशों में नहीं है। कुछ एक देश हैं जिसमें आप यूएस ले लीजिए, यूरोप के कुछ देश ले लीजिए, पर बाकी की दुनिया में हमसे अभी वो बहुत पीछे हैं। आप अगर ग्लोबल साउथ में जाएंगे तो वहां कुछ कंट्रीज में, सिंगापुर या कुछ एक कंट्रीज में और छोड़ दूं, तो आपको वहां पर एआई की प्रेजेंस या एआई की ट्रेनिंग, इस्तेमाल तो
वो भी कर रहे होंगे, पर आपको ना के बराबर दिखाई देगी। तो मुझे लग रहा है भारत उनसे कहीं ज्यादा आगे है, और अगले 3-4 साल में भारत ये जो विकसित देश हैं इनसे भी आगे निकलना वाला। मैं इस एआई का उदाहरण फिनटेक से देता हूं। जिस प्रकार फिनटेक ने भारत ने बहुत सारे विकसित देशों को पीछे छोड़ दिया है, मुझे ये एआई में भी होता दिख रहा है आने वाले 3 साल में। और जिस प्रकार से भारत सरकार इनिशिएटिव ले रही है और अलग अलग जो टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस है वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो हमारे युवा में जागरूकता फैल रही है एआई के प्रति, वो मुझे लगता है हमको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाली है। तो मुझे बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं लगती है कि भारत एक एआई पावर बन के निकलेगा। और जिस 6 इस समय हमारे यहाँ सेमीकंडक्टर के चिप्स के प्लांट जो हैं वो उसमें प्रोसेस में है। हम इस साल अपना पहला सेमीकंडक्टर चिप हम मार्केट में ले आएंगे। तो आज का आपको पता है कि आजकल सेमीकंडक्टर और एआई का रिश्ता आपस में बढ़ता जा रहा था। एक समय जो चिप्स जो हैं वो एआई से कोई लेना देना नहीं होता था, सिर्फ एक पार्ट होता था जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में लगता था। आज उसमें एआई डेटा इक्विपमेंट के साथ उसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है ऐसे समय में भारत से चिप निकलेगा जब हम एआई के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। तो हमारा चिप जो है, हम अमेरिका की कंपनी निविडिया है या ताइवान में TSMC है, उसकी टक्कर में हमें लाके वो खड़ा कर देगा। तो मुझे तो इसमें भविष्य बहुत उज्जवल दिखता है। और आपको और हमको जो युवा इस समय सुन रहे हैं आकाशवाणी पर, मैं तो उनको ये भी आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आप अभी भी एआई स्किल्स में अपने आप को ट्रेन करने का इंतजार कर रहे हैं तो इंतजार मत करिए। आपके सामने बहुत बड़ा अवसर बांह फैलाकर खड़ा हुआ है। आपको सिर्फ करना क्या है, अपने आप को ट्रेन करके और उसको स्वीकार कर लेना है। अदिति जी, अगर हम कूटनीतिक और आर्थिक साख की बात करें और जिसमें निवेशकों का भरोसा, भारत की स्थिरता, वैश्विक संकटों की भूमिका जैसे पहलू हैं, तो विश्व आर्थिक मंच जैसे आयोजनों में भारत की छवि को पिछले कुछ वर्षों में आप किस तरह बदलते हुए देखती हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और इसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो आउटकम है विश्व स्तर पर वो ये है कि भारत को एक बहुत ही सधी हुई इकोनॉमी के तौर पे विश्व अब देख रहा है। ग्लोबल साउथ स्पेशली हमारी तरफ देख रहा है लीडरशिप के लिए। जिस तरीके से हमने यूएस ट्रेड डील का जो प्रेशर है यूएस की तरफ से, अमेरिका का कंसिस्टेंट प्रेशर हम पे बना हुआ था पूरे पिछले साल जब से डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन हुआ एज अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिस तरीके से और जिस ग्रेस और डिग्निटी से इंडिया ने इस पूरे मुद्दे को संभाला है, मतलब अपनी बात भी रखी है और लाइन भी नहीं क्रॉस की। डिप्लोमेसी में एक बहुत फाइन लाइन है जो आपको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। जबकि आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार विश्व स्तर पर कहते रहे, विपक्ष भी ये बात उठाता रहा कि ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने मध्यस्थता की ऑपरेशन सिंदूर में इंडिया और पाकिस्तान के बीच। इंडिया ने अपने स्टैंड पर अडिगता दिखाई कि हमने मध्यस्थता नहीं की, हमारी पॉलिसी बायलैटरल डायलॉग की है, वही रही इंडिया पाकिस्तान के बीच। लेकिन इंडिया ने एक जिसको कहते हैं कि बहुत मर्यादित तरीके से अपनी बात रखी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का जो सारा मामला है और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जैसे हमारी दालें हैं, पल्सेस हैं, हम सोयाबीन है, यूएस चाहता है कि हम ये मार्केट्स खोल दें, लेकिन हमने उस प्रेशर को बहुत खूबसूरती से विथस्टैंड किया। दूसरा मेजर प्रेशर हम पे तब आया जब हम पर एडिशनल टैरिफ लगाया डोनाल्ड ट्रंप ने कि हम रशियन ऑयल खरीद रहे हैं, जबकि कितने क्रूड खरीद रहे हैं, जबकि चाइना भी खरीद रहा है और भी विश्व के बहुत देश खरीद रहे हैं। अभी मैं देख रही थी कि पोलिश डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में हैं और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर ने उनको बोला कि हम सिलेक्टिवली टारगेट हो रहा है इंडिया। लेकिन फिर भी इन चैलेंजेस के बावजूद जो कंट्री अपने इकोनॉमिक पैरामीटर्स, मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को संभाल के रख सके पूरे 2025 फाइनेंशियल ईयर 25-26 में, तो वो एक नेचुरल रिस्पेक्ट कमांड करती है पूरे विश्व में। वही भारत के साथ हुआ है। भारत एक बहुत बड़े लीडर के तौर पे उभरा है। अपनी जिसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट और मल्टी अलाइंड पॉलिसी उन्होंने अपनाई है डिप्लोमेसी में। ये नहीं कि एक देश के साथ हो लिए, अपना नेशनल इंटरेस्ट प्राइम रख के, नेशनल इंटरेस्ट को मुद्दा एकदम सेंटर में रख के अपनी ग्लोबल जो डिप्लोमेसी की पॉलिसी है उसको तय किया है, जिसने भारत को बहुत साख दी है और जिसका असर अब हमें डावोस में दिख रहा है और भी मंचों पे दिख रहा है विश्व के। शरद जी, आर्थिक उपलब्धियों के साथ साथ वो कौन सी चुनौतियां हैं विश्व आर्थिक मंच पर जिससे भारत को सावधान रहने की जरूरत है, गंभीरता पूर्वक देखने की जरूरत है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। मैं सोच ही रहा था कि हम सिर्फ अफसरों की बात कर रहे हैं, कई दफे आपके सामने चैलेंजेस भी होते हैं। तो मुझे लग रहा है इसमें अमेरिका का पार्टिसिपेशन, मेरी जानकारी के हिसाब से करीब 3000 डेलीगेट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से लगभग 10% यूएस से आ रहे हैं और अभी तक जो मेरे पास जानकारी है कि यूएस प्रेसिडेंट भी वहां पर शायद आएंगे। तो लाजमी बात है कि उनका जो अभी तक एजेंडा रहा है, जब से वो राष्ट्रपति बने हैं, उनको लगभग साल के आसपास हो गया है। अभी कल परसों वो अपना सालगिरह भी राष्ट्रपति के दफ्तर में मनाया। तो वो उस एजेंडा को लाजमी बात है कि आगे ले जाना चाहेंगे। तो भारत को वहां पर, जैसे अभी अदिति बता रही थी, तो मुझे लगता है भारत को वहां पर वो जो संयम भारत ने आज तक बना के रखा है
वो संयम भारत बरकरार रखेगा। और तो भारत को एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा वहां पर कि अगर कोई ऐसा एजेंडा जिसको हम अंग्रेजी में बुलिंग टैक्टिक कहते हैं, जो हमने विश्व भर में इस समय देखने को मिल रहा है, तो उससे अपने आप को दूर रखना पड़ेगा पहला। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर भारत का कोई, जैसे भारत ने मल्टी पोलैरिटी या मल्टी अलाइंड अपनी अप्रोच रखी है, तो हो सकता है कि कोई एक ग्रुप, कोई एक देश या कोई 4-5 देश मिलके भारत को ये कोशिश करें कि आप इसमें हमारे साथ आ जाइए या ये कर लीजिए। वो आई एम श्योर हमारी जो डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन वहां पर है वो मेंटली मानसिक रूप से तैयार होके गई है कि हम इस प्रकार के किसी भी उसमें नहीं आएंगे। और इंस्टेंट डिसीजन तो इसमें फोरम में वैसे भी नहीं लिया जाता। वॉक द टॉक जो होता है, जिसको हम कहते हैं कि आपने जो वहां पर निर्णय लिए, जो करार किए, उनको कार्यान्वित होते हुए मैं कम देखता हूं। पर भारत की दृष्टि से मैं देखता हूं कि भारत के लिए ये अवसर है उन पूंजीपतियों से मिलने का और भारत को शोकेस करने का कि देखिए ये 145 करोड़ लोगों का देश आज किस प्रकार दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल की तरह, एक उदाहरण की तरह बन के आया है। हम उसको अवसर की तरह ये देखें कि हमें उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, न केवल राष्ट्र अध्यक्षों से बल्कि उन पूंजीपतियों से, उन उद्योगपतियों से जो कि इस समय, और मैं आपको बताऊं, इस समय वो निवेश के लिए अपने अलग अलग देश ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जिन देशों में वो अब तक निवेश करते थे वहां पर उनको आरओआई की आदित्य ने बात करी, वहां अब आरओआई उतना नहीं आ रहा है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। भारत इतना बड़ा बाजार है, 65-70 करोड़ हमारी मिडिल क्लास आबादी, वैसे 40-45 करोड़ है, पर उसमें 25 करोड़ अब ये नियो मिडिल क्लास जो जुड़ी है। तो इतना बड़ा बाजार मैं समझता हूं लोगों को बहुत मुश्किल से मिलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी तो जब जाते हैं सबसे पहले यही बात रखते हैं कि ये बाजार आपको कहां मिलेगा इतना बड़ा, और उभरती हुई मिडिल क्लास जिनकी बढ़ती हुई आय है, स्टेबल पॉलिटिकल सिनेरियो है। तो इन सब बातों को शोकेस करने का अवसर मैं देता हूं। बाकी वहां जो होता है, नहीं होता, कितना कार्यान्वित होता है, नहीं होता, ये उस कमेटी का सिरदर्दी है, हम उस पर क्या चर्चा करें। अदिति जी, कार्यक्रम के अंत में बहुत संक्षेप में आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है पर्यावरण का, और जब दुनिया के तमाम देश एक मंच पर मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इस दिशा में आप कैसे देखती हैं किसी प्रगति को लेकर? देखिए, पर्यावरण बहुत महत्वपूर्ण चुनौती है, और जब से अमेरिका ने विड्रॉ किया है बहुत सारे एग्रीमेंट्स में से, यूनाइटेड नेशंस का जो क्लाइमेट चेंज का कन्वेंशन फ्रेमवर्क है उसमें से भी डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ किया है, तो इससे एक एडिड प्रेशर पूरे विश्व पे आएगा, और खासकर एशिया और ग्लोबल साउथ की कंट्रीज पे आएगा, क्योंकि हम पे बहुत प्रेशर बना के रखा हुआ था एडवांस कंट्रीज ने। लेकिन इंडिया अब इसमें भी लीडरशिप ले रहा है, और आप जानते हैं ऑलरेडी कि हमारे देश में 500 गीगावाट जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी है उसमें से आधी हमारी अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से है। तो हम अपने लेवल पर डोमेस्टिकली बहुत इसमें प्रोग्रेस कर चुके हैं, और बहुत सारी गाइडलाइंस भी बन चुकी हैं। आपको पता है कि रेलवेज में जो इतना पुश है वो बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि क्यों इतना निवेश हम रेलवेज में कर रहे हैं, क्योंकि रेलवेज को में 98% कम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है हाईवेज के कंपैरिजन में। तो रेलवेज एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मॉडल है। साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी भी ले आए हैं, अब वो नेसेंट स्टेजेस पर है लेकिन हम उसको पुश कर रहे हैं। लेकिन जो भारतीय रेल में निवेश है, हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का पोटेंशियल रेलवेज में हो। अब हम अपने देश में ही वंदे भारत ट्रेन बना रहे हैं, वंदे भारत स्लीपर का लॉन्च हो गया है, बहुत सारे पार्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, बल्कि $10 बिलियन वर्थ ऑफ एविएशन पार्ट्स अब अपने देश में बन रहे हैं। तो हर तरफ से जिसको कहते हैं कि सस्टेनेबल एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए भारत ने बहुत प्रोग्रेस की है, और ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी इंडिया एक लीडरशिप के रोल में अब नजर आ रहा है। चर्चा का विषय है कार्यक्रम में अदिति जी आपका, शरद जी आपका जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आज जब दुनिया अनिश्चितताओं से जूझ रही है, भारत उम्मीद की तरह खड़ा है। विश्व आर्थिक मंच 2026 इस बात का संकेत है कि भारत की आर्थिक प्रगति की गूंज अब सीमाओं में नहीं बंधी। ये गूंज दुनिया की नीतियों में सुनाई दे रही है, निर्णयों में झलक रही है और भविष्य को आकार दे रही है। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे विश्व आर्थिक मंच 2026 में भारत की आर्थिक प्रगति की गूंज पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली और वरिष्ठ पत्रकार अदिति टंडन। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
चर्चा का विषय है।